हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1। आपने पहले चैप्टर में सीखा होगा, क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर था वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, बट एनिमल्स कैन नॉट। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स को अपना खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से मिलता है। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। या तो डायरेक्टली प्लांट्स को खा करके हमें अपना खाना मिलता है, या हमें उन एनिमल्स को खा करके अपना खाना मिलता है जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे भी एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इस चीज़ को रिकॉल करो कि सभी ऑर्गेनिजम्स को, चाहे प्लांट्स हों, चाहे ह्यूमन्स हों, चाहे एनिमल्स हों, उन सब को अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर के लिए, अपने जो बॉडी के फंक्शनिंग होती है उसके लिए। यहाँ पे रिपेयर का मतलब है जो पुराने टिश्यूज़ होते हैं उनका वॉर्न आउट होना और उनकी जगह नए टिश्यूज़ या सेल्स का आना, ठीक है। और हमारी प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और उन ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या ज़रूरी है? खाना ज़रूरी है, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो खाने से हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, साथ में हमें एनर्जी भी मिलती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। एनिमल न्यूट्रिशन में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या होता है? हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज होता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं और वो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र भी होते हैं। सो यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट्स। फूड बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स से मिलकर के बनता है। रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। यहाँ पे हमें लिखना है कि खाना कितने सारे कंपोनेंट्स से मिलकर के बनता है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। सो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। ये हम ऐसे ही यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे ही नहीं खा सकते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो ये हमारा जो ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का सिंपलर फूड में या सिंपल सब्सटेंसेस में, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स अपने खाने के थ्रू लेते हैं वो हमारी बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती है। पहले हमारी बॉडी क्या करती है? उन कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल सब्सटेंसेस में बदलती है और फिर हमारी बॉडी के द्वारा वो यूटिलाइज या एब्जॉर्ब होते हैं, और इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। डिफरेंट वेज होते हैं खाने को टेक करने के, टेकिंग फूड के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म में जो खाना खाने का तरीका होता है या खाना अपने बॉडी के अंदर लेने का जो तरीका होता है या वे होता है या मोड होता है वो अलग अलग होता है। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स
क्या करते हैं, वो सक करते हैं प्लांट के नेक्टर को। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स मदर के मिल्क पे फीड करते हैं, मदर मिल्क पीते हैं वो। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो कर लेता है, निगल जाता है वो एनिमल्स को। दे प्रे अपॉन, जो उनका शिकार होते हैं उनको। सम एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो छोटे फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर देते हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं उनके आसपास, और उन पे वो फीड करते हैं, उनसे वो अपना खाना लेते हैं। अब हमारे पास है एक्टिविटी 2.1। सो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ठीक है, कौन सा एनिमल कौन सा फूड खाता है और किस तरीके का उसका मोड ऑफ फीडिंग है, फॉलोइंग एनिमल्स का हमें बताना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, आप ये चीज़ जो है अपने आसपास ऑब्ज़र्व करके देखिएगा कि कौन क्या खाता है। ठीक है, और उसको आपने यहाँ पे इस टेबल में नोट डाउन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आंट, चींटी क्या खाती है। ठीक है, चींटी क्या खाती है, दाने खाती है। छोटे छोटे फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, बिल्कुल छोटा माहीन एकदम बारीक सा होता है। लाइक आपका बिस्किट का चूरा भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का चूरा हो सकता है जो खाने की चीज़ होती है। तो काइंड ऑफ फूड में हम वो लिख सकते हैं। एंड मोड ऑफ फीडिंग उसका कौन सा होता है, डायरेक्टली वो अपने माउथ से फीड करती है। ठीक है, फिर ईगल है, ह्यूमिंग बर्ड है, लाइस है, मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है। और यहाँ पे आपको दे रखे हैं जैसे वो स्क्रैप करते हैं या च्यू करते हैं, ब्रू करते हैं या कैप्चर करते हैं या स्वेलो करते हैं या फिर सक करते हैं, ये हमें लिखना है। जैसे लाइस है वो हमारा ब्लड सक करती है, ठीक है, वो स्वेलो नहीं करती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मोड ऑफ फीडिंग लिखने हैं अपने आसपास इन एनिमल्स को ऑब्जर्व करके। अमेजिंग फैक्ट पे हम आते हैं। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश के बारे में तो आपने सुना ही होगा। स्टारफिश क्या करती है, उन एनिमल्स पे फीड करती है जो कि हार्ड शेल से कवर्ड होते हैं, उनके आसपास एक हार्ड शेल की कवरिंग होती है और वो कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। आफ्टर ओपनिंग द शेल को ओपन करने के बाद स्टारफिश क्या करती है, पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, अपने स्टमक को पॉप आउट करती है, पॉप्स आउट करती है एंड थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ से, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स को खाने के लिए जो शेल के अंदर होते हैं। द स्टोमक देन गोज़ बैक इन द बॉडी, मतलब वो स्टोमक पहले बाहर निकलता है उसके माउथ से और फिर जब वो खा लेते हैं तो वापस से स्टमक जो है वो उसके बॉडी के अंदर आ जाता है एंड फूड जो है वो स्लोली धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस की। ह्यूमन बींग्स में मतलब हम में डाइजेशन कैसे टेक प्लेस करता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम मुंह से खाते हैं, माउथ से खाते हैं, डाइजेस्ट होता है वो हमारी बॉडी में, यूटिलाइज यूज़ भी होता है उसका। द अनयूज्ड पार्ट जो होता है वो खाने का, वो हमारी बॉडी में से निकल जाता है। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के क्या फंक्शन परफॉर्म करता है या उस खाने के साथ क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल, एक कॉन्टिन्यूस कैनाल होती है, लंबी कैनाल होती है, उसमें से खाना पास होता है, विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी आपको यहाँ पे प्रॉपर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है। हमारा जो बक्कल कैविटी होती है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से खाना जो है वो अंदर जाता है एंड एंड्स एट द एनस पे जाकर के एंड करता है, क्योंकि एनस से हमारा जो अनयूज्ड फूड होता है वो खाना बाहर निकल जाता है वेस्ट के रूप में। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, ये जो कैनाल है ये बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है। पहले यहाँ पे बक्कल कैविटी आ जाता है जब हम अपने खाने को माउथ से अंदर लेते हैं, फिर आ जाता है हमारे पास में फूड पाइप या ऑइसोफेगस, फूड पाइप से खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है।
जिसको ऑइसोफेगस भी बोलते हैं। स्टमक हमारा ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को कंटेन करता है, और जो स्टमक होता है वो जो स्टमक है उस स्टमक में सारा खाना जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे वो पूरा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। जो भी खाना डाइजेस्ट करने वाला होता है, यूज़फुल होता है, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो रेक्टम में एंड करती है, क्योंकि जो खाना हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज नहीं होता है, जो अनयूज फूड होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना, उससे जो है वो रेक्टम में एंड करती है, जहाँ पे फिर एनएस आ जाता है, जहाँ से खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, वो एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है। सो इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है? हाँ है। दीज पाथ्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये सारे जो पार्ट्स हैं, जो हमने पूरे जो फूड कैनाल की बात की थी, एक कॉन्टिन्यूस कैनाल की बात की थी, उसके जितने भी पार्ट्स हैं ना, उन सभी पार्ट्स को मिला कर के एलिमेंट्री कैनाल बनती है, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली डाइजेस्ट होते हैं, जैसे फूड ट्रैवल करता है अलग अलग कंपार्टमेंट से, वैसे वैसे वहाँ पे जहाँ फूड का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होने वाले होते हैं, वो वहाँ हो जाते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अंदर की लाइनिंग होती है ना स्टमक की, हमारे पेट की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, एंड द वेरियस ग्लैंड्स की, सच एज द सिलेवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पैनक्रियास, वो क्या करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं जूसेस को। डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है खाने का, उसको सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो पूरा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, आपस में मिलकर के एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब क्या क्या होता है खाने के साथ अलग अलग पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वो हम जानेंगे। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। माउथ और ये पूरी बक्कल कैविटी जहाँ पे हमारी टंग भी आ जाती है। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। खाना हम हमारी बॉडी में माउथ के थ्रू लेते हैं। जो प्रोसेस होता है फूड को टेक करने का इनटू द बॉडी, उसको जो खाना हम खाते हैं ना, जब हम खाना अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। और वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस। और जब हम खाना अपने मुंह के अंदर लेते हैं तो हमारे मुंह में टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उन दांतों से हम खाने को चबाते हैं, च्यू करते हैं, और उनको छोटे छोटे मैकेनिकली छोटे छोटे पीसेस में हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनमें अलग अलग सॉकेट्स होते हैं, और हर एक जो टूथ होता है ना, हर एक जो टीथ है वो क्या करता है, वो जो टीथ है वो अलग अलग सॉकेट में फिक्स होता है। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे जो मुंह में इतने सारे टीथ हैं, जिसको हम 32 टीथ भी बोलते हैं, 32 दांत बोलते हैं, वो जो टीथ होते हैं ना, उनकी हर एक टीथ की शेप अलग अलग होती है और उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, इसलिए उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2.2 पे। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धोइए। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हाथ धो करके मिरर में देखो और अपने टीथ को काउंट करो कि आपके मुंह में कितने दांत हैं। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर को यूज़ करो अपने टीथ को फील करने के लिए। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। अलग अलग तरीके के टीथ आपको वहाँ पे मिलेंगे। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल ले लो या ब्रेड ले लो और उसको ईट करो, खाओ। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा जो आपने टीथ है
वो कौन सा टीथ बाइट करने के लिए यूज़ हो रहा है, कौन सा टीथ खाने को कट करने के लिए यूज़ हो रहा है, विच वन फॉर प्योर्सिंग के लिए कौन सा टीथ यूज़ हो रहा है और टेयरिंग के लिए कौन सा टीथ यूज़ हो रहा है। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए भी कौन कौन से टीथ यूज़ हो रहे हैं, और उनको आपने ये जो आपका टेबल 2.2 है वहाँ पे लिखना है। आपके दो जॉज होते हैं, एक अपर होता है और एक लोअर होता है, और दोनों का ही फंक्शन अलग अलग होता है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पे आपको अरेंजमेंट दी हुई है टीथ की और डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स की। जैसे यहाँ पे आपको पूरी पिक्चर दी हुई है अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ की, जहाँ पे जो बताया हुआ है कि जो हमारे जो फ्रंट टीथ होते हैं उनको इंसिजर बोलते हैं, और उसके बाद कैनाइन्स आते हैं, उसके बाद प्री मोलर्स आते हैं और उसके बाद मोलर्स आते हैं। सो हम अब आगे बढ़ते हैं। अवर माउथ हैज़ द सलिवरी ग्लैंड्स। हमारा जो माउथ होता है उसमें सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा, हमारी जो थूक होती है, उसको सीक्रेट करते हैं। डू यू नो कि सलाइवा का क्या एक्शन होता है खाने के ऊपर? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 2.3 देखेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लो, एक टेस्ट ट्यूब को लेबल करो ए और दूसरे को बी। इन टेस्ट ट्यूब ए आपको 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस डालने हैं, और टेस्ट ट्यूब बी में आपको 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स डालने हैं। मतलब एक में तो आपने क्या करना है, आपने सीधा बॉइल्ड राइस को डाल देना है 1 चम्मच भरा हुआ। दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है, 3 से 5 मिनट तक पहले आपने उन बॉइल्ड राइस को चबाना है, वही 1 स्पून पूरा भरा हुआ, और उसको 3 से 5 मिनट बाद दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में अब डालने हैं। नाउ पोर, अब आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की हर एक टेस्ट ट्यूब में डालनी है, और आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या चेंजेस ऑकर हो रहे हैं। वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब? चेंज ऑकर होगा टेस्ट ट्यूब में कलर के अंदर जो आपने राइस डाले हैं उनमें। डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर के साथ अपना जो रिज़ल्ट आया है उसको डिस्कस करिए। जो सलाइवा है ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा होती है, हमारी थूक होती है ना, वो स्टार्च को शुगर में बदल देती है। जो टंग है, द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये कहीं भी मूव हो सकता है, राउंड शेप में आ सकता है। अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। फ्लोर से लेकर के बैक तक ये बक्कल कैविटी में लोकेटेड होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट। फ्रंट साइड पे ये फ्री होता है, हम इसको कैसे भी मूव करना चाहें, हम सभी डायरेक्शंस में इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन जो बैक पार्ट होता है वहाँ पे ये स्टिक होता है, वो मूव नहीं होता। डू यू नो कि फंक्शन क्या होता है हमारी टंग का? वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग। हम बात करने के लिए अपनी टंग को यूज़ करते हैं। रिसाइड कि क्या करती है, ये मिक्स करती है सलाइवा को खाने के साथ में। जब हम खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तब सलाइवा खाने के साथ मिक्स हो जाता है और खाने को ईजिली स्वेलो करने में, अंदर निगलने में हमें मदद करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग। हम खाने को अपनी टंग से टेस्ट भी करते हैं। हमारी जो टंग होती है उसमें क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं जो डिफेक्ट करते हैं अलग अलग टेस्ट जो होता है खाने का उसको। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। फॉलोइंग एक्टिविटी से हम अपने जो टेस्ट बर्ड्स की पोजीशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन बना लो, चीनी का पानी बना लो, और नमक का पानी कॉमन सोल्ट सोल्यूशन बना लो, और जो नींबू पानी होता है लेमन जूस बना लो, एंड थोड़े नीम के पत्ते और बिटर गॉर्ड का क्या करो, एक जूस बना लो। ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स। आँखों पे पट्टी बांध दो एक क्लासमेट के, एक बच्चे के, और उसको बोलो कि तुम्हें क्या करना है, अब अपनी टंग से टेक आउट द टंग, अपनी टंग बाहर निकालनी है, एंड कीप इट स्ट्रेट रखना है उसको, और फ्लैट पोजीशन में रखना है। अब क्या करना है, एक क्लीन टूथपिक लेना है टू पुट द अबव सैम्पल्स। 1 by 1 आपको उनके जो डिफरेंट एरियाज़ है टंग के उन पे डालना है। यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैम्पल। हर एक सैम्पल के लिए आपको एक नई टूथपिक यूज़ करनी है।
Ask the classmate which area of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substances. और फिर आपने उस बच्चे से, अपने क्लासमेट से पूछना है कि आपके जो टंग है, जीभ है, उसके कौन से पार्ट ने खट्टे मतलब स्वीट माने कि जो चीनी लाइक मीठा हो गया, तो मीठा कहाँ फील हुआ, सॉल्टी कहाँ फील हुआ, और सॉर मीन्स खट्टा कहाँ फील हुआ, और बिटर मीन्स कड़वा कहाँ फील हुआ. नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस. आपको 2.6 टेबल में लिखनी है एंड अलग अलग क्लासमेट्स के साथ ये एक्टिविटी रिपीट करनी है. अब हम पीछे चलते हैं, स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में भी बात कर लेते हैं. नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ. हमारे जो मुंह होता है ना, उसके अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस. वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, जब तक हम रोज़ाना अपने जो दांत होते हैं और अपना जो माउथ होता है, टंग होती है, उसको टाइम टू टाइम खाना खाने के बाद क्लीन करते रहते हैं, तो जो बैक्टीरिया हमारे जो मुंह में प्रेजेंट होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है. मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट. अगर हम अपने जो ब्रशिंग नहीं करते हैं अच्छे से, माउथ वॉशिंग नहीं करते हैं, तो बहुत सारा बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर रहने लगता है और ग्रो भी करने लगता है. दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड. ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर देता है शुगर कंटेंट को, शुगर को. जो भी खाना हम खाते हैं ना, और हम खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं, तो हमारे दांतों में खाना कहीं ना कहीं चिपक जाता है, वो निकलता नहीं है. और वो जो खाना होता है उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, चीनी प्रेजेंट होती है, उसको ये बैक्टीरिया तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है और एसिड रिलीज़ करता है. द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. और वो एसिड हमारे दांत को ख़राब कर देते हैं, और इस कंडीशन को हम टूथ डिके बोलते हैं. इट इज़ इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम. अगर टूथ डिके टाइमली ट्रीट नहीं किया जाता है, तो ये बहुत सारे टूथ एक्सिवियर, बहुत ही एक्सट्रीम प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. एंड इन एक्सट्रीम केसेस जो टूथ लॉस भी हो जाता है, हमारे दांत भी हम खो देते हैं. चॉकलेट, स्वीट, कोल्ड ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स होते हैं टूथ डिके के लिए. मतलब आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हो, स्वीट्स खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, या दूसरे शुगर प्रोडक्ट्स लेते हो, खाते तो हो, लेकिन खाने के बाद में आप मुंह को साफ़ नहीं करते हो, या फिर आप अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हो, तब आपको टूथ डिके हो जाता है. Therefore, one should clean the teeth with a brush or dentin and dental floss. A special strong thread होती है ये, which is moved between two teeth के बीच में ये हम मतलब निकालते हैं, डालते हैं. So to take out trapped food particles, ताकि जो food particles दांतों के बीच में फंसे हुए हैं वो बाहर निकल जाएं. एटलीस्ट हमें ये 2 बार करना चाहिए दिन में, और अपने माउथ को, मुंह को भी अच्छे से धोना चाहिए अंदर से आफ्टर एवरी मील. ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स भी हमें अपने मुंह के अंदर नहीं डालने चाहिए, या अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स को भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनसे भी बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं. समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, जब आप जल्दी जल्दी खाते हो या बात करते हो या हंसते हो खाते वक्त, यू मे गेट हिकअप्स. आपको हिचकियाँ आती हैं या फिर चोकिंग सेंसेशन होता है, खाना अंदर नहीं जाता है, गले में फंस जाता है. दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप. ऐसा तब होता है जब खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो फूड पाइप की जगह हमारी विंड पाइप में चले जाते हैं, उस नली में चले जाते हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं. द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रल्स टू द लंग. विंड पाइप क्या करती है, कैरी करती है हवा को हमारे नाक से लेकर के, नोस्ट्रल से लेकर के हमारे लंग्स तक. इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप. फूड पाइप के बिल्कुल साथ में ये चलती है, बट इनसाइड द थ्रोट, लेकिन ये गले के अंदर होती है. एंड एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेजेस. एयर और फूड एक कॉमन पैसेज को शेयर करते हैं. देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फूड विंड पाइप. तो हम कैसे अपने खाने को विंड पाइप के अंदर एंटर होने से रोक सकते हैं. प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप. तो हम विंड पाइप के अंदर फूड को एंटर होने से कैसे रोक सकते हैं. ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, a flap-like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe.
जब हम खाने को निगलते हैं या स्वेलो करते हैं तो क्या होता है, एक वेल्व होती है, एक परत होती है, एक फ्लैप होती है, ठीक है, जो कि क्लोज कर देती है विंड पाइप के पैसेज को और खाने को फूड पाइप के अंदर गाइड करती है। इफ़ बाय चांस, अगर बाय चांस फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में चले जाते हैं तो हमें चॉक्ड महसूस होता है, हमें लाइक ऐसा लगता है खाना हमारे गले में फंस गया है या फिर हमें हिचकी आने लगती है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे 2.4 एक्टिविटी पे, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फूड पाइप या ऑइसोफेगस जिसको हम बोलते हैं। द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ऑइसोफेगस। जो हम खाना निगलते हैं, अपने अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू, खा करके, च्यू करके या बाइट करके, वो जो खाना है वो हमारा फूड पाइप में जाता है या ऑइसोफेगस में जाता है। और फिर जो फूड पाइप है वो किसके अलोंग साइड निकलती है, नेक के, ओके। सो एंड द चेस्ट के अंदर से जाती है वो। फूड इज़ पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड होता है ना वो नीचे की तरफ पुश डाउन होता है बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप की जो वॉल होती है इसकी मूवमेंट के थ्रू खाना नीचे जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। ये जो मूवमेंट होती है ना ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही होती है, अंदर टेक प्लेस करती है और ये खाने को डाउनवर्ड पुश करती है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। कई बार क्या होता है, खाना हमारे स्टमक, हमारे पेट के द्वारा एक्सेप्टेड ही नहीं होता है। स्टमक हमारा खाना जो हम खाते हैं माउथ के थ्रू, जो फूड पाइप के थ्रू नीचे जाता है हमारे स्टमक में, वो खाना कई बार स्टमक अपने अंदर नहीं लेता है और तब हमें वॉमिटिंग आ जाती है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। ये ऐसे इंस्टेंसेस या फिर ऐसे इंसिडेंट आप याद करो जहाँ पे आपने कुछ खाया और उसी टाइम उसके थोड़ी देर बाद ही आपने वॉमिटिंग कर दी, और अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ इसको डिस्कस करो कि आपको उस चीज़ का रीज़न उस टाइम पे क्या लगा था। सो अब हम बात करेंगे स्टमक के बारे में। तो स्टमक क्या होती है, स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग होता है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड यू शेप का होता है एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड, एक एंड से ये खाने को फूड पाइप से रिसीव करता है एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, और दूसरे एंड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमारे पेट की अंदर की लाइनिंग होती है ना, इनर लाइनिंग होती है, वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस होता है वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। और जो एसिड होता है वो बहुत सारे बैक्टीरिया को मारता है, किल करता है, जो कि खाने के साथ हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और जो मीडियम होता है हमारे स्टमक में उसको एसिडिक के रूप में, मतलब एसिडिक बना देता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हाईली कॉइल्ड शेप की होती है, थोड़ी मुड़ी हुई सी होती है, कॉइल शेप में होती है एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लंबी होती है। और ये सिक्रीशंस को रिसीव करती है फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियास। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट्स जूसेस, और इसकी वॉल भी जूसेस सिक्रेट करती है। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। जो लीवर होता है ना वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, जो सिचुएटेड होता है इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के अपर पार्ट पे लोकेटेड होता है, राइट साइड पे। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि है लिवर, ठीक है। ये सिक्रीट करता है बाइल जूसेस को, जो कि एक सैक, एक बैग के अंदर, एक थैली के अंदर स्टोर होते हैं, जिसको हम गैल ब्लैडर बोलते हैं। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो बाइल जूस जो कि लीवर सिक्रीट करता है
जो लीवर रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है, जो कि हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड पे लोकेटेड होती है, वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, और वो बाइल जूस को सिक्रीट करती है एक सैक के अंदर, एक थैली के अंदर, जिसको गैल ब्लेडर बोलते हैं। और ये जो बाइल जूस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट के डाइजेशन में। द पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। जो पैनक्रियाज होते हैं वो लार्ज क्रीम कलर के ग्लैंड होते हैं जो स्टमक के बिल्कुल नीचे लोकेटेड होते हैं। जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है, प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है और उनको सिंपल फॉर्म में बदल देता है। फिर आता है द पार्टली डाइजेस्टेड फूड। जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ पे इंटेस्टिनल जूसेस जो हैं वो कंप्लीट करते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड के डाइजेशन को। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रोकन छोटे छोटे सिंपल शुगर में बदल जाता है, जैसे कि ग्लूकोज फैट में, ग्लूकोज में, और फैट को वो फैटी एसिड में बदल देता है एंड ग्लिसरॉल में बदल देता है, और जो प्रोटीन होते हैं उनको अमीनो एसिड में बदल देता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारे लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे इंटेस्टिनल जूसेस डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं उन कंपोनेंट ऑफ फूड के। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपल शुगर में बदल जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फैट जो होते हैं वो फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं, और प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने की टेक प्लेस करती है। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। अब क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूस है वो ब्लड वेसल्स में पास हो सकता है इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इनटू द ब्लड वेसल्स के अंदर वो पास हो सकता है जो हमारी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और जो इनर वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके पास 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड, इनको विलाई बोलते हैं, जिनको सिंगुलर अगर हम बात करें एक सिंगल विलाई को विलस बोलते हैं। कैन यू गेस कि व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन? विलाई का हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या रोल हो सकता है, क्या आप ये गेस कर सकते हो? द विलाई इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विलाई क्या करता है, हमारा जो सरफेस एरिया होता है ना वो बढ़ा देता है, ताकि हमारा जो फूड है उसका ईजिली एब्जॉर्प्शन हो जाए, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका। Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. हर एक विलस के पास एक पतली और स्मॉल ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, जाल होता है, जो उसके सरफेस के बिल्कुल पास होता है। द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जो विलाई का सर्फेस होता है ना वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स। और जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो जो अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस ब्लड वेसल्स से दूसरे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहाँ पे दे यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को वो बिल्ड करते हैं, जैसे कि प्रोटीन जो हमारी बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड होता है। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की मदद से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज हो जाती है। The food that remains undigested and unabsorbed then enters into the large intestine. जो खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अनडाइजेस्टेड होता है या अनअब्जॉर्ब्ड होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होती है एंड शॉर्टर होती है, मतलब थोड़ी वाइड होगी लेकिन थोड़ी छोटी होगी देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर ये लेंथ में होती है। इसका फंक्शन होता है कि ये एब्जॉर्ब करती है पानी को और कुछ सॉल्ट्स को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। रिमेनिंग जो वेस्ट होता है वो पास हो जाता है रेक्टम में एंड रिमेन्स देन देयर एज सेमी सॉलिड फेकस। वहाँ पे वो सेमी सॉलिड फेकस के रूप में रहता है।
जो फेकल मैटर है वो रिमूव हो जाता है, एनएस के द्वारा होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं, इजेशन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो घास को खाते हैं, उनको उनके अंदर डाइजेशन कैसे टेक प्लेस करता है। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग ग्रास। क्या आपने कभी काउ, बफेलो या दूसरे ग्रास ईटिंग एनिमल्स को देखा है कि वो घास नहीं खा रहे होते हैं, ग्रास नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ चबा रहे होते हैं। जुगाली बोलते हैं हम उसको हिंदी में, जुगाली कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं, दे क्विकली स्वेलो द ग्रास। वो क्विकली ग्रास को स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक। वो अपने पेट के एक सेपरेट पार्ट में उस ग्रास को स्टोर करके रखते हैं, और उस पार्ट को, जो सेपरेट पार्ट होता है स्टमक का, उसको हम र्यूमन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड। यहाँ पे खाना उनका जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, कम्प्लीटली नहीं होता, और ये पार्शियल डाइजेशन को हम कड कहते हैं, एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड कड। बट लेटर कट क्या करता है, कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स। छोटे छोटे लम्प्स में जो कट होता है वो धीरे धीरे उनके माउथ में आता रहता है, एंड जो एनिमल्स होते हैं उसको चबाते रहते हैं, और इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन कहते हैं, एंड ये एनिमल्स को र्यूमिनेंट्स कहते हैं। सो जो ग्रास है वो रिच होती है सेल्यूलोज में, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, और बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज, इवन एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमंस। र्यूमिनेंट्स क्या होते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा लार्ज सैक होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, और जो सेल्यूलोज होता है फूड का वो डाइजेस्टेड होता है हेयर, यहीं पे इसी सैक में, बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जो कि ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होता है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स के बारे में आपने पढ़ा विच पोजेसेस अ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके पास माउथ भी नहीं होता है, विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो कैसे वो एक्वायर करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं खाने को। इन द सिक्रीशन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब आप एक अलग तरीके का वे देखेंगे जिसमें फूड इनटेक किया जाता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोएबा। अमीबा के बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे फीडिंग कैसे होती है और डाइजेशन कैसे होता है। सो अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल का बना हुआ होता है, फाउंड इन पॉन्ड वाटर। जो पॉन्ड वाटर होता है उसमें ही फाउंड होता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड एंड डेंस न्यूक्लियस होता है, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स भी होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। अमीबा जो है कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है अपनी शेप को और अपनी पोजीशन को। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो अपने अंदर से एक या एक से ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकालता है, जिसको स्यूडोफोडिया या फिर फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट कहते हैं, एंड कैप्चर ऑफ फूड, एंड वो अपने खाने को कैप्चर करता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अमीबा अपना खाना छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे लेता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जैसे ही इसको पता चलता है कि इट्स फूड, तो इट पुशेस आउट स्यूडोफोडिया, ये अपने स्यूडोफोडिया को बाहर पुश करता है अराउंड द फूड पार्टिकल के आसपास, और उसको अपने अंदर ले लेता है। वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको स्यूडोफोडिया कहते हैं, उनके अंदर ले लेता है, एंड द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर सारा खाना ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल होती है उसके अंदर ही जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड, ये फूड पे एक्ट करते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो, एंड ब्रेक इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और उनको सिंपल सब्सटेंसेस में बदल देते हैं। ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर, और जो ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं।
द अनडाइजेस्टेड जो रेजिड्यू होता है ना, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो उसका क्या होता है, ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, वो वैक्यूल से बाहर निकल जाता है. सो द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है फूड का एंड रिलीज ऑफ एनर्जी का, वो सेम होता है सभी एनिमल्स में. इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न, बाद में आप सीखेंगे अलग चैप्टर में, लेटर चैप्टर में, अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, जो एब्जॉर्ब होता है बाय इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. इंटेस्टाइन से अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के, वहाँ पे एब्जॉर्ब जो फूड है, खाना है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. सो यहाँ पे आपके पास कीवर्ड्स हैं और बाकी आपकी बुक एक्सरसाइज है, वो तो ऑलरेडी उस पर वीडियो डली हुई है पूरी बुक एक्सरसाइज पे, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी. सो हमारा क्या रह गया था हम वो देख लेते हैं. तो ये ब्लू पार्ट तो हमारा हो गया था. इस ब्लू पार्ट पे आप आ जाइए. यहाँ लिखा हुआ है कि द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट. जो स्टमक की वर्किंग है ना, वो एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट के द्वारा डिस्कवर हुई थी. इन 1822 में क्या हुआ था, अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय अ शॉटगन. इनको गोली लग गई थी. द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल, और जो बुलेट इनको लगी थी, गोली लगी थी, उसने इनकी जो चेस्ट वॉल थी उसको पूरी तरह डैमेज कर दिया था और उनके स्टमक में एक होल कर दिया था. ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेईमोंट. तो ये आर्मी डॉक्टर के पास इनको लाया गया. तो जो डॉक्टर थे उन्होंने इस पेशेंट को बचाया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली. पर वो उनके जो स्टमक में होल हुआ था उसको कम्प्लीटली या प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाए थे. बेईमोंट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. उन्होंने इस चीज़ को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल. उन्होंने उस होल में से, उस छेद में से, उस स्टमक के अंदर देखा कि क्या हो रहा है. ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन. उन्होंने बहुत ही वंडरफुल चीज़ें ऑब्जर्व की, देखी. बेईमोंट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड. स्टमक क्या कर रहा था, फूड को चर्न कर रहा था. इट्स वॉल सिक्रीटेड अ फ्लूइड. स्टमक की जो वॉल्स थी वो फ्लूइड सिक्रीट कर रही थी, जो डाइजेस्ट कर रही थी खाने को. उन्होंने ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट जो एंड था स्टमक का, वो ओपन हो रहा था इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड. जैसे ही खाना डाइजेस्ट होता था उसके बाद ही स्टमक जो है वो इंटेस्टाइन में ओपन होता था. का ये है कि जैसे ही खाना पेट के अंदर, स्टमक के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता था, उसके बाद ही स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक खुलता था. सो ये तो हो गया ब्लू पार्ट कंप्लीट. अब हम डायरिया की बात कर लेते हैं. समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली. कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी में से, तो कई बार वाटरी स्टूल निकलते हैं. ठीक है. दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायरिया. इसको डायरिया कहते हैं. इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन. ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है, और इनडाइजेशन की वजह से भी हो सकता है. इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन. ये इंडिया में बहुत कॉमन है और बच्चों में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है. अंडर सीवियर कंडीशन ये बहुत ही फैटल हो सकता है, मतलब बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है. इन द सेंस तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी. क्योंकि कई बार क्या होता है, इतने ज़्यादा वाटरी स्टूल पास हो जाते हैं कि हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो जाता है और सॉल्ट का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. और डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड. हमें डायरिया को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. हमें उसको क्योर करने के लिए मेडिसिन्स भी आती हैं, वो ले लेनी चाहिए. Even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. अगर आप डॉक्टर से जल्दी से कंसल्ट नहीं कर पाते हो, थोड़े टाइम लग जाता है, तो उस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए, जो पेशेंट है उसको क्या करना चाहिए, उसको हमें थोड़ा मतलब ग्लास भर के बॉयल पानी देना चाहिए या ठंडा पानी देना चाहिए, जिसमें एक पिंच सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व करके हम दे. दिस इज़ कॉल्ड ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन. इसको ORS भी बोलते हैं. ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है जिससे
डिहाइड्रेशन जो बॉडी के अंदर टेक प्लेस किया होता है ना, मतलब पानी की कमी हो जाती है, उसको ये ओवरकम कर देता है और रीहाइड्रेशन हो जाता है, पानी फिर से हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।